Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th September 2020. 20 सितंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. एंड संडे का दिन है, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है, क्या आर्टिकल्स है ना. सो लेट्स स्टार्ट. पहले क्वेश्चंस. हाँ, क्वेश्चंस के पहले नीचे लिंक्स दी हैं टेलीग्राम चैनल की, हमारे उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की. आप हमको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. एंड बहुत जल्दी कुछ ज़्यादा चेंजेस करेंगे हम लोग, नोट्स में भी अवेलेबल कराएंगे आप लोग को. कई लोगों ने कह रहा है सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वी आर वर्किंग आउट फॉर दैट, है ना. मे बी हम कंटेंट को पूरा फ्री कर दें फॉर एवरी वन, सो दैट एनी वन कैन रीड विदाउट हैविंग द सब्सक्रिप्शन प्लान. ठीक है ना. तो धीरे धीरे अब वो सारी चीज़ें भी की जाएंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी प्लान्स इसीलिए मैंने बंद किए. वी हैव क्लोज द प्लान्स फॉर नाउ, बट वेरी सून द चेंजेस विल बी देयर. एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग अस, कीप लविंग अस. एंड अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो प्लीज़ उसको पसंद किया करिए. लेट्स मूव विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, अब्राहम अकॉर्ड समटाइम्स सीन इन न्यूज़ रिसेंटली वाज साइंड बिटवीन. तो अब्राहम अकॉर्ड इनमें से किसके द्वारा साइन किया गया था? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज इजराइल, सेकंड इज कुवैत, थर्ड इज बहरीन, फोर्थ इज यूएई. इनमें से किसके बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया है? सो ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 या ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 2 इज बीम्स, इंडियाज ओन इको लेबल समटाइम्स सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एन इनिशिएटिव अंडर. ये किसके अंदर है बीम्स का? ऑप्शंस आर, ए प्रोजेक्ट टाइगर, बी एवियन डाइवर्सिटी प्लान 2020-2030, सी इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, या डी 24/7 पावर फॉर ऑल प्रोग्राम. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 49th पैरेलल डिमार्केट्स साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया. 38th पैरेलल डिमार्केट्स यूएसए एंड कनाडा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो वेरी इजी क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. अब्राहम अकॉर्ड आप सबको पता है, मैंने बताया भी है. अब्राहम अकॉर्ड रिसेंटली अभी यूएई, इजराइल, यूएई और बहरेन के बीच में साइन किया गया, यानी कि इजराइल 1 हो गया, 1, 3 और 4 होगा, 1, 3 एंड 4. तो 1, 3, 4 आंसर है. सी विल बी द आंसर फॉर दिस. बीम्स. अब बीम्स प्रोजेक्ट देखो क्या है. बीम्स प्रोजेक्ट क्या है मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊंगा इसमें. इसका पहले आंसर देख लो. ये इंडियाज ओन इको लेबल जो है, ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के अंदर आता है. थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जो बीचेस बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो क्लीन बीचेस होते हैं, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है. तो अभी रिसेंटली इंडिया में भी एक नेशनल ज्यूरी है विच वॉज कम्पोज ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट. इन्होंने रिकमेंड किया कि इंडिया के जो 8 बीचेस हैं, जो 8 क्लीन बीचेस हैं, they should be considered for eco label, that is blue flag certification. अब इसके बाद इंडिया ने खुद का एक टैग बनाया है बीम्स नाम का. बीम्स नाम का टैग इंडिया ने खुद बनाया है. तो दिस टैग बीम्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इंडिया ओनली. बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज. याद रखिएगा, बीम्स का फुल फॉर्म क्या है? बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज. एंड दिस हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट. तो ICZM यानी कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के अंतर्गत ही इसको बनाया गया है. ठीक है ना. तो इस प्रोजेक्ट को बनाया गया. तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. तो ये बीम्स याद रखना. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आप सबको पता होना चाहिए कि बीचेस के लिए दिया जाता है, और इंडिया ने उसी के तर्ज पे अपने आप एक टैग बनाया है बीम्स नाम का, जो कि आपका बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज. और अभी इसीलिए उन्होंने बेसिकली ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के अंतर्गत है. अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. तीसरा क्वेश्चन आपका कि स्टेटमेंट 1 कह रहा था कि 49th पैरेलल डिमार्केट्स द साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था 38th पैरेलल डिमार्केट्स यूएसए एंड कनाडा. अब देखो ये बिल्कुल उल्टा लिख दिया है. देखो यहाँ पे 49th पैरेलल जो है वो यूएसए कनाडा के बीच में, 38th पैरेलल आपका साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में. तो ये उल्टा लिख दिया गया था, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. देयरफॉर बोथ विल बी द आंसर फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. दोनों ही गलत है. तो बोथ इस तरह से नॉट करेक्ट भी ध्यान देना है ना. चीज़ें सारी आपको दिमाग में रखनी है. लेट्स मूव अहेड. आगे मूव करते हैं. ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, लेकिन जो भी हम सारी देखेंगे एक एक करके. कुछ अच्छी न्यूज़ आइटम्स भी आए हैं. सो यू कैन मूव विद मी. ट्रस्ट रखा करिए. जितना मैंने बता दिया उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद. ठीक है ना. 3 बिल्स इन लोकसभा टू ब्रिंग इन चेंजेस इन द लेबर सेक्टर. अब लेबर सेक्टर में चेंजेस के लिए 3 नए बिल लाए गए हैं. देखो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं. पहला कौन सा बिल है? तो एक लाया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020. दूसरा है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020. एंड तीसरा है
थर्ड इज द सोशल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये 3 लाए गए हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड पहला इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखो होगा क्या, इसमें चेंजेस क्या लिए गए हैं। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला कोड है, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इट मैंडेट्स द कंपनीज विथ 300 और मोर वर्कर्स to prepare and submit to the government standing orders regarding the conditions of services। मतलब कि अब क्या कर दिया गया है कि जो 300 से ज़्यादा वर्कर्स वाली कंपनीज हैं केवल उनके लिए मैंडेटरी रहेगा। दिस इज़ द बिल, अभी बिल के फॉर्म है, एक्ट अभी नहीं बना, याद रखिएगा, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिल। अब क्या है कि इसमें क्या प्रोविज़न लाया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा वर्कर्स वाली जो कंपनीज हैं केवल उनके लिए मैंडेटरी रहेगा कि वो क्या करें, वो मतलब कि प्रिपेयर करें और एक लिस्ट प्रिपेयर करें और सबमिट करें वर्कर्स की लिस्ट को टू द गवर्नमेंट, और ये बताएं कि क्या कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रखी गई हैं उनके साथ, मतलब कि क्या उनके साथ रिलेशनशिप है, क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशन में उनको वर्क कराया जा रहा है, ठीक है ना। उनकी शिफ्ट टाइमिंग्स क्या रहेंगी, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अभी ये चीज़ 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए थी, मतलब अब क्या कर दिया गया है, इसका मतलब क्या हो, इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो कितना बड़ा चेंज किया गया है कि पहले 100 वर्कर से ज़्यादा अगर बड़ी 101 वर्कर की कंपनी होती थी तभी से उसको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता था, मतलब वो केवल 100 वर्कर्स तक की कंपनीज जो थी वो अपने वर्कर्स को रिमूव कर सकती थी बिना मतलब के, बिना किसी गवर्नमेंट के साथ इस तरह से किए हुए, अदरवाइज उनको जो 100 से ज़्यादा होते उनको परमिशन लेनी पड़ती। बट नाउ 300 तक की वर्कर्स वाली कंपनी, देखो, दिस विल अलाउ द कंपनीज विद लेस देन 300 वर्कर्स टू टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये कर दिया जाएगा कि 300 से ज़्यादा कंपनीज को ही मतलब कि करना ज़रूरी रहेगा, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 300 से कम वाली कंपनीज रहेंगी वो कभी भी हटा दी जाएंगी। तो ये पहला चेंज है। दूसरा जो चेंज है इंपॉर्टेंट है वो ये है द सोशल सिक्योरिटी कोड बिल। द सोशल सिक्योरिटी कोड बिल जो है बेसिकली इसमें एक अच्छा चेंज किया गया है, दिस इज़ अ वेरी गुड चेंज, कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स जो हैं, गिग वर्कर्स कौन से होते हैं, देखो गिग वर्कर्स एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्कर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में काम करते हैं। लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन, वो तो मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको। गिग वर्कर्स आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स एंड टेम्पररी वर्कर्स। ये कैटेगरीज आती हैं जो गिग वर्कर्स की होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म वर्कर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स, कॉल वर्कर्स, टेम्पररी वर्कर्स, ये सारे गिग वर्कर्स में आते हैं, ठीक है ना। बट गिग वर्कर्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल बट दे एंटर इनटू फॉर्मल एग्रीमेंट विद ऑन डिमांड कंपनीज। अगर डिमांड होगी तो फॉर्मल एग्रीमेंट में आते हैं, फिर अपने वर्कर्स वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये गिग वर्कर्स हैं। तो बेसिकली ये सोशल सिक्योरिटी जो बिल है काफ़ी अच्छा बिल है। इट प्रपोजेस टू ब्रिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स अंडर द एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इन सबको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के एम्बिट में लाने के लिए ये लाया जाएगा। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, स्किल अपग्रेडेशन हो गया, इन सारे प्रोविजंस के अंदर इनको इंक्लूड किया जाएगा। अब देखो, among the 13 acts, the occupational safety code proposes to subsume the interstate migrant workmen regulation of employment and condition of services act 1979। अब जो occupational safety code आएगा उसके अंतर्गत ये इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन वाला जो एक्ट था ना 1979 का, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जो था उसको सबस्यूम कर लिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज किया जाएगा कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड के अंदर ही सबस्यूम कर लिया जाएगा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के रेगुलेशन को भी उसके अंदर। और ये बिल 1979 वाला जो था ना, ये भी कोविड-19 के टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि उस समय पूरे माइग्रेंट वर्कर्स इधर से उधर जा रहे थे, तब इनका काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा था। आगे मूव करते हैं। टाटा ग्रुप टू अनवील इंडियाज फर्स्ट क्रिस्पर टेस्ट। अब देखो, टाटा ग्रुप है उसने अनाउंस किया दैट टाटा क्रिस्पर टेस्ट, एक टाटा क्रिस्पर टेस्ट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टाटा क्रिस्पर टेस्ट किसके लिए है, जीन एडिटिंग के लिए है, इसके लिए है, फलाना के लिए है, तो याद रखिएगा ये कोविड-19 की टेस्ट करने के लिए RT-PCR जैसी इसकी एक्यूरेसी है और फास्टर देन RT-PCR। अगर आप RT-PCR से टाटा क्रिस्पर टेस्ट को कंपेयर करेंगे, सो इट इज़ बेसिकली फास्टर देन दैट, फास्टर देन the RT-PCR test and it is also accurate as the same as RT-PCR, ठीक है ना। अब देखो, टाटा ग्रुप ने इसको अनाउंस किया है, इट इज़ डेवलप्ड बाय CSIR, यानी कि जो आपका
CSIR लैब्स होती है ना, CSIR का IGIB ने इसको डेवलप किया है। ओके, IGIB ने इसको डेवलप किया है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। याद रखिएगा IGIB क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। एंड CSIR तो आप सबको पता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। और IGIB फेलूदा, IGIB फेलूदा याद रखिएगा, CSIR IGIB फेलूदा यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इसने ये किया है बेसिकली। एंड अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम द DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, एंड कमर्शियल रोल आउट इन अकॉर्डेंस विद द ICMR यानी कि इंडियन मेडिकल रिसर्च जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको किया जाएगा। नाउ दिस टेस्ट अगर आप देखो तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 96% है, स्पेसिफिसिटी जो है 98% है फॉर डिटेक्टिंग द कोरोना वायरस। एंड इसमें यूज़ क्या किया जाता है, इट यूजेस द CRISPR टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ द जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस। तो SARS-CoV-2 का जीनोमिक सीक्वेंस पता लगाते हैं ये, एंड CRISPR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो दिस यूजेस द CRISPR टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। एंड एक्यूरेसी लेवल तो RT-PCR जैसा ही है मैंने बताया, और ये थोड़ा फास्ट भी है, तो उससे ज़्यादा फास्ट भी है। तो दीज आर द थिंग। CRISPR का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछता है तो याद रखिएगा, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसका CRISPR का फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, जैसे एक बार नीति आयोग का पूछ लिया था फुल फॉर्म 2015 में ही, आई थिंक 15-16 के पेपर में ही नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया था। ऐसे पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखिए। जैसे ओसाइरस रेक्स करके है आपका एक, तो ओसाइरस रेक्स का याद कर लीजिएगा। क्या है कमेंट सेक्शन में बताना, ओसाइरस रेक्स का क्या फुल फॉर्म है। ओसाइरस रेक्स, रुको मैं लिख देता हूँ, रेगोलिथ एक्सप्लोरर है ओसाइरस रेक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या काम करता है। और आपका ये क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इट्स अ फैमिली ऑफ DNA सीक्वेंसेस। जो CRISPR है वो DNA सीक्वेंस की एक फैमिली है विच इज फाउंड इन द जीनोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड आर्किया। ठीक है ना, तो वहाँ पाए जाते हैं, बस याद रखिएगा। विराट कट्स थ्रू द वेव्स फॉर वन लास्ट टाइम अलंग। अब ये डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विराट, जो कि अभी लास्टली फिर अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में गया है। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है आपका कहाँ पर है, गुजरात में, याद रखिएगा। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है आपका गुजरात में है, और वहाँ पे इसको डिसमेंटल किया जाएगा। बेसिकली अभी पहले इसको म्यूजियम में कन्वर्ट करने का सोचा जा रहा था, बट फिर ये फेल हो गया, और इसका फिर ऑक्शन कराएगा, ऑक्शन कराएगा, जिसके थ्रू किसके थ्रू कराएगा, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने फिर इसका किया और ये परचेज किया श्रीराम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग गुजरात ने फॉर 38 करोड़। अब इसको अलंग शिपयार्ड में जाके ब्रेक किया जाएगा। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। INS विराट के बारे में बताएं तो इट्स अ सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका वेट 27,800 टन था। एंड इट सर्व्ड इन द ब्रिटिश नेवी एज HMS हर्मीज फॉर 25 ईयर्स। तो ब्रिटिश नेवी में इसने HMS हर्मीज जैसे नाम पे 25 साल काम किया, 1959 से 1984 तक। फिर उसको रिफर्बिश किया गया एंड इट वाज कमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी 1987, एंड 1987 में उसको फिर रिफर्बिश करके इंडियन नेवी में इंक्लूड किया गया। अदरवाइज ये ब्रिटिश नेवी में भी HMS हर्मीज के नाम से काम करता था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अलंग शिपयार्ड में इसको ले जाया गया, गुजरात में है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एब विजिट्स कंट्रोवर्शियल वॉर श्राइन। अब यहाँ पे फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है शिंजो अबे, वो गए थे अभी एक श्राइन में जिसका नाम है यासुकुनी श्राइन। यासुकुनी श्राइन एक वॉर्डेड श्राइन है, जो कि जो वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो जापानीज सोल्जर्स थे उनके लिए बनाया गया है कुछ। एंड काफ़ी ज़्यादा इसका अपोज किया जाता है सियोल और चाइना में, बीजिंग एंड सियोल, यानी कि जो साउथ कोरिया है और चाइना है, दे अपोज इट अलॉट बिकॉज ये जापानीज़ एग्रेशन को दिखाता है। ये जो वॉर श्राइन है दिस शोज़ द जापानीज़ एग्रेशन जो उन्होंने किया था, और जो जितना भी आप सबको पता होना चाहिए, जो भी जो जापान था उसने चाइना रीजन में, स्पेशली जो मंचूरिया वाला रीजन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दे क्रिएटेड हैवॉक देयर। तो ये इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। एंड चाइनीज़ एंड जो साउथ कोरियंस थे दे वर स्लाइटली नॉट हैप्पी विद दिस विजिट। ओके, तो इसको याद रखिएगा, याकुसुनी श्राइन।
आगे मूव करते हैं, अनदर लुक एट द ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस इन आईसीटी। अब अगर आपको लास्ट वीक, मैंने संडे का जो न्यूज़ एनालिसिस लास्ट वीक का दिया था, उसमें अपन ने 7 ऐसी चीज़ों की बात की थी जो ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस हैं आईसीटी में। इसमें हमने पर्सनल कंप्यूटर्स देखा था, कंप्यूटर ग्राफिक्स कर देखा था हमने, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी उस दिन, मतलब जिसमें माइक्रोचिप्स एक इन्वेंशन था, है ना। तो अब उन्हीं 7 के साथ अब आज नए 8 इन्वेंशन और बताए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा है ये आर्टिकल। और अगर आपको कभी भी ऐसे लिखने के लिए आता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन आईसीटी में क्या क्या हुए, तो यही पिछले हफ्ते का देख लेना एक बार। अभी 7 उसमें थे, 8 आज के में आएंगे। अब 7 थे, अब 8वें में हम आते हैं। तो 8वां जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेंशन है, वो है इंटरनेट। 8th जो इन्वेंशन बताया ऑथर ने वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट आने से आप सबको पता है क्या हुआ कि 20th पूरी जनरेशन जो है, 20th सेंचुरी पूरी चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट आने के लिए 2 इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और हुए, पहले हुए थे जो जिसके बाद इंटरनेट आ पाए। जैसे कि द फर्स्ट वाज द ब्रेकिंग अप ऑफ लॉन्ग डेटा स्ट्रीम इनटू स्मॉलर पैकेट। जो डेटा है उसको स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक करना, ये था पॉल बैरन द्वारा। पॉल बैरन ने इसको बनाया था एंड डोनाल्ड डेविस ने बनाया था। दूसरा जो है वो है TCP/IP प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू ये इंटरकनेक्टिंग जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उनको इंटरकनेक्ट किया जा सका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू, वो जो डेवलप किया गया। सो दिस TCP/IP वाज इन्वेंटेड बाय, जो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, इन्वेंटेड बाय विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट कैहन। ओके, तो विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट कैहन ने फिर इसको डेवलप किया एंड इनके दोनों के मिलने से ही इंटरनेट, जो कि 8वां सबसे बड़ा इन्वेंशन आईसीटी का, उसको डेवलप किया गया। 9th जो इन्वेंशन इंपॉर्टेंट है वो है जीपीएस, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जहां से थ्रू आप ए से बी के बीच की डिस्टेंस, इसके 1 से बी के बीच की लोकेशन सब पता लगा सकते हैं। तो ये दिस वाज द 9th ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन इन दैट। 10th जो इन्वेंशन ऑथर के अकॉर्डिंग है वो है WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इसने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया सबको फ्री में। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, आज देखो WWW में कितनी सारी वेबसाइट्स बनाई गई हैं, लाखों वेबसाइट, करोड़ों वेबसाइट बनाई जा चुकी हैं। हमारी खुद की वेबसाइट WWW में है ना। तो सोचो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरीके से आपको ज़मीन मिल जाती है, आपको बिना किसी चीज़ के आपको ज़मीन मिल जाती है इंटरनेट में, कुछ भी घर बनाने के लिए। तो बेसिकली दैट इज़ WWW फॉर यू। एंड ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था टिम बर्न्स ली द्वारा। तो टिम बर्न्स ली वॉज द मैन हु साइंड दिस एंड हु डिजाइंड अ प्रोटोकॉल। बेसिकली टिम बर्न्स ली ने ही डिजाइन किया था एक प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड दिस वाज डेवलप्ड टू कनेक्ट द डॉक्यूमेंट्स रिटन यूजिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड HTML, यानी कि HTML में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो छोटे छोटे स्निपेट्स लिखे गए थे, उनके थ्रू फिर ये इन्होंने WWW का निर्माण किया। ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है ना। अगला जो इन्वेंशन सबसे बड़ा है, द 11th इन्वेंशन जिसको हम बोलेंगे, वो था सर्च इंजन। सर्च इंजन यानी जैसे कि गूगल आपका है, गूगल इज वन सर्च इंजन, जहां पर कि आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज द 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ ICT। 12th जो इन्वेंशन है वो ऑथर के अकॉर्डिंग डिजिटाइजेशन एंड कंप्रेशन ऑफ मल्टीमीडिया है। डिजिटाइजेशन एंड कंप्रेशन ऑफ द मल्टीमीडिया। तो डिजिटाइजेशन क्या है? इट इज फॉर प्रोसेसिंग टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो। डिजिटाइजेशन उसी से रिलेटेड होता है। और कंप्रेशन आपको पता है कि कंप्रेशन में बिना किसी कंटेंट लॉस के आप किसी भी बड़े कंटेंट को छोटे कंटेंट में उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, बहुत ईजिली चीप बना सकते हैं। तो ये कंप्रेशन वॉज अनदर 12th सबसे बड़ा इन्वेंशन है। 13th जो इन्वेंशन ऑथर के अकॉर्डिंग है वो है मोबाइल कंप्यूटिंग। जो मोबाइल कंप्यूटिंग आई, जैसे वायरलेस बैंड्स बन गए, लोगों के हाथ में एक तरह से पूरा कंप्यूटर आ गया, वायरलेस सुविधा के साथ हो गया। एंड ये पूरी चीज़ें जैसे लैपटॉप आ गए, पाम टॉप आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई जिसमें के थ्रू मतलब आप घूम फिर के अपने लैपटॉप के साथ मूव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हो। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मोबाइल कंप्यूटिंग। फिर जो 14th इनोवेशन ऑथर के अकॉर्डिंग है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि जो जैसे गूगल, अमेजन ने किया कि बहुत सारा आपको स्पेस प्रोवाइड कर दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आपको सब कुछ ऑनलाइन, मतलब कभी भी आप अपना डेटा से लेकर के हर चीज़ रख सकते हैं, अनलिमिटेड स्पेस है वहाँ पर क्लाउड पे, ठीक है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड कर दी। जो 15th इनोवेशन है वो है AI से रिलेटेड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जो कि डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बेसिकली हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मैकलॉक, याद रखिएगा, मैकलॉक वॉज अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड पिट्स अ मैथमेटिकल जीनियस। दे मॉडल्ड द ह्यूमन ब्रेन एज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स
दिस वॉज सिमुलेटेड इन टू द मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क बाय जेफरी हिंटन एंड डेविड रुमेलहार्ट। अब क्या हुआ था, जो मैकुला थे यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट था मैकुला एंड पिट्स जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो दे मॉडल्ड द ह्यूमन ब्रेन एज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स। उन्होंने ह्यूमन ब्रेन को एक इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स के नेटवर्क की जैसे बताया। अब इसी सेम चीज़ को जेफरी हिंटन और डेविड रुमेलहार्ट ने क्या किया कि उन्होंने जीते जागते कंप्यूटर पे ही फिर ये चीज़ ट्राई कर दी और एआई से डीप लर्निंग का डेवलपमेंट हुआ। सो दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और 15th इनोवेशन जो कि आपके आईसीटी के फील्ड में हुए। लाइफ मार्कर्स ऑन वीनस। अब यहाँ पे रिसेंटली अभी एक वीनस में गैस मिली जिसको फॉस्फीन बोलते हैं। फॉस्फीन हैज़ बीन डेवलप्ड देयर, ओके। एंड फॉस्फीन के होने का क्या मतलब है, क्या वहाँ पे लाइफ है या नहीं है, ये चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बताई है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ फॉस्फीन ऑन वीनस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फॉस्फीन गैस कहाँ मिली है, तो याद रखिएगा वीनस में मिली है ना। और Now researchers का क्या कहना है, the researchers say that phosphine could originate from unknown photochemistry or geochemistry or by analogy with biological production of phosphine on earth from the presence of life। तो ये एक बायोमार्कर होता है जो फॉस्फीन होती है, दैट इज अ बायोमार्कर। एंड इस कारण से मतलब ये हो सकता है कि किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी दिखाता हो, है ना, बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस को शोकेस करता हो, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं और काफ़ी साइंटिस्टों के वहाँ आसपास हलचल भी है ना। देखो यहाँ पे लिखा है द डिटेक्शन ऑफ फॉस्फीन ऑन वीनस डस कन्वे द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ देयर, ठीक है ना। आफ्टर डिटेक्टिंग द फॉस्फीन एंड एस्टिमेटिंग द अमाउंट, जितना अमाउंट में ये मिला है फॉस्फीन वहाँ पे, ये कहा जा सकता है कि दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल केमिकल प्रोसेसेस जैसे कि सनलाइट, वोल्केनो इरप्टिंग, लाइटनिंग, इनके थ्रू प्रोड्यूस हो सकता है। अदर मैकेनिज्म्स जो है वो प्रोड्यूस करने के वो भी पॉसिबल हैं। और यहाँ पे इसीलिए ऑथर ने कहा है कि ये प्रूव करना पड़ेगा इट इज़ द वर्क ऑफ बैक्टीरिया और बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रूव करने के लिए काम करना पड़ेगा कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये कहीं किसी बैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू या किसी सम सॉर्ट ऑफ लाइफ के थ्रू तो नहीं है। सो ये इतनी ज़्यादा फॉस्फीन कहाँ से है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सम एनारोबिक बैक्टीरियाज ऑल्सो। अब फॉस्फीन जो है वो एनारोबिक बैक्टीरियाज द्वारा भी प्रोड्यूस की जाती है विच लिव इन ऑक्सीजन स्पार्स इन्वायरमेंट, एंड ये निकालते हैं फॉस्फीन। तो ये भी वहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे बायोमार्कर कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब क्या ये पहला प्लैनेट है जहाँ पे फॉस्फीन मिली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज ऑलरेडी फॉस्फीन पहले देखी गई थी, जुपिटर में देखी गई थी, ठीक है ना, और अब वीनस में मिले। तो अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन देता है कि स्टेटमेंट देता है कि फॉस्फीन हैज़ बीन फाउंड ऑन वीनस फॉर द फर्स्ट टाइम, या नहीं, इस तरह से तो नहीं देगा, वो देगा कि वीनस इज द फर्स्ट प्लैनेट वेयर फॉस्फीन हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, अर्थ में ही होती है, फिर जुपिटर में होती है, फिर आपके इसके बाद वीनस में हुई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब कुछ मिशंस के नाम है जो वीनस में गए हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, अगर आपको याद हो भी रिसेंटली, तो वीनस एक्सप्रेस पूछा था मैंने। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है वीनस एक्सप्रेस। जाक्सा जो जापान का है उसका एक प्रोग्राम है अकात्सुकी। अकात्सुकी याद रखना, अकात्सुकी इज जापानीज प्रोग्राम फॉर वीनस, अकात्सुकी, ये नाम याद रखना, अकात्सुकी। और वीनस एक्सप्रेस याद रखना यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है ना। नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है वो सन के लिए है, लेकिन उसने यूज़ की थी ग्रेविटी ऑफ वीनस टू अचीव द ग्रेविटी असिस्टेड बूस्ट टू इट्स वेलोसिटी। तो उसने वेलोसिटी ऑफ वीनस का यूज़ किया था। लेकिन याद रखना कि नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है वो सोलर प्रोब है, यूजीन पार्कर के नाम पे है ये प्रोग्राम। और नासा जरूर प्लान कर रहा है वीनस में लॉन्च करने के लिए मिशन। इंडिया ने भी वीनस में मिशन डेवलप किया जा रहा है, इज बीइंग डेवलप्ड, एंड इसका अन्य में अभी तो कोई नाम आया नहीं, लेकिन इसको अभी शुक्रयान 1 बोला जा रहा है, इसलिए दोनों शुक्रयान 1, क्योंकि आप सबको पता है कि वीनस को शुक्र बोलते हैं हिंदी में, शुक्रयान 1। स्पुतनिक 5 अ लॉन्ग रोड टू वैक्सीन। अब बेसिकली इस पूरे न्यूज़ आइटम में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस याद रखिएगा कि डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का, डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट, उसने अभी साइन किया था ये जितना भी जो एग्रीमेंट था विद द रशियाज गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, रशिया का गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड ये जो रशियन जो RDIF है उसके थ्रू ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनाई जा रही है कोविड-19 की। सो वो है, ठीक है ना, याद रखिएगा। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट ऑन द LAC। अब यहाँ पे ऑथर ने इस आर्टिकल में 2 एग्रीमेंट्स के बारे में बताया, जो 1993 का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाला एग्रीमेंट है और 1996 का जो एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के बीच में साइन किया गया था, कि ये क्या क्या बोलते हैं और अभी रिसेंटली चाइना ने किस तरीके से इनका वायोलेशन किया है, ठीक है ना। अब ये दोनों जो एक्ट्स 1993 का जो है
पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए 1996 का जो है, ये दोनों बोलते हैं कि दैट इंडिया एंड चाइना विल कीप देयर फोर्सेज टू अ मिनिमम लेवल। अब ये अपने मिनिमम लेवल में रखेंगे। अब मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मिनिमम लेवल, इट हैज़ नॉट बीन डिस्क्राइब्ड इन द एक्ट्स, लेकिन ये कहते हैं कि मिनिमम लेवल में रखेंगे। जैसे 1996 का जो एग्रीमेंट है वो लिमिट करता है टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ मेजर कैटेगरीज ऑफ आर्मामेंट्स close to the LAC including tanks, infantry, combat vehicles, guns with 75 mm or bigger caliber, mortar with 120 or mm or bigger caliber, ये सब लिमिट करता है। It also limits the combat aircraft from flying within 10 kilometers of the LAC। 1996 वाला एग्रीमेंट है ये, तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा पास आप LAC में नहीं फ्लाई कर सकते हैं एयरक्राफ्ट फाइटर को। It stipulates that neither side shall open fire, neither side shall cause biodegradation, use of hazardous chemicals, conduct blast operations or hunt with guns, explosives in the LAC। ठीक है ना। Use of firearms on the LAC is strictly regulated as per the agreement of 93, 96, 2005। 3 एग्रीमेंट हुए थे 93, 96, 95, 2005 के। इनके थ्रू जो फायर आर्म्स का यूज़ है काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है LAC वाले रीजन में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और अभी रिसेंटली चाइना ने इनको वॉयलेट किया क्योंकि फायरिंग भी की थी चाइना ने उस रीजन में। और क्या किया जाना चाहिए, तो 2013 का जो बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट है, याद रखिएगा 2013 में एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि बताता है क्या मैकेनिज्म है टू रिड्यूस द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूव द कम्युनिकेशन। 2013 की बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट ने कहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करना है एंड कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है। आर्टिकल 6 जो है एग्रीमेंट का वो बोलता है इट प्रोहिबिट्स आइदर साइड फ्रॉम टेलिंग द पेट्रोल ऑफ द अदर इन एरियाज वेयर देयर इज नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जहां पे LAC क्लियर नहीं है वहां पे आप एक दूसरे का पीछा नहीं करेंगे, वहां पेट्रोलिंग के समय एक दूसरे का पीछा नहीं करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको समझ में आ गया होगा। कल पहला मैच हुआ था जिसमें कि मुंबई इंडियंस हार गई और चेन्नई सुपर किंग्स जीत गई। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।